अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2013 का MCQs पेपर है। इस वीडियो सीरीज में मैं ऑलरेडी आपके पास पहुंच कर चुका हूं 2008, 2012, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 23 के पास पेपर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने वो भी देखे होंगे। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं 2023 से पेपर देखना स्टार्ट कीजिएगा और फिर पीछे आइएगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ आ सके। ओके जी, चलें स्टार्ट करते हैं ये पेपर। ओके जनाब, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके भाई, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बस डिवाइड का कॉन्सेप्ट है। और टर्मिनेटिंग मतलब होता है पॉइंट के बाद आपके पास जो डिजिट आए वो फाइनाइट आए। 4 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर 1.333333 आ रहा है। ये तो 1.333, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है। 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 3.75 आपके पास आएगा जो बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी तो इरेशनल नंबर्स हैं आपके पास। इसका मतलब इसका बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, कहता है इफ ए इज मल्टीपल इनवर्स ऑफ बी, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो आंसर आना चाहिए 1। तो फिर ए बी इज इक्वल टू 1। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कहता है अगर मैं आपको कुछ ये कह दूं, तीसरा ये कह दूं कि भाई 2 पावर n हो और 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर n हो। भाई 2 पावर n हो, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 पावर n और 2 पावर 1 बेसिस सेम होती है, पावर ऐड होते हैं, इनको अलग भी कर सकते हैं। तो भाई नीचे से 2 पावर n कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 2, और जब पूरी चीज कॉमन आती है तो 1 आ जाता है। तो जनाब 1 अपॉन 2 में से एक आएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन 1 आंसर क्या आता है 1। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है अगर z ये है तो कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर करें। ओके, अगर z ये है तो z स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, z स्क्वायर, और अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा -1 प्लस आयोटा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके 5। कहता है अगर k की वैल्यू मैं आपको दे दूं 2 और 3, और L की वैल्यू मैं आपको दे दूं 2 और 3, और K इंटरसेक्शन कोई M है जो आपके पास L के बराबर है, यानी K की वैल्यू 2,3 इंटरसेक्शन M कोई सेट होगा आपके पास, और L आपके पास 2,3 है। तो कह रहा है M कौन सा सेट होना चाहिए इसमें से। अगर मैं 2 3 पहला ऑप्शन देखता हूं तो बिल्कुल इंटरसेक्शन इसका आपके पास यही होगा, तो पहला पॉसिबल है। चलिए जी, पहला पॉसिबल हो गया। अब मैं दूसरा सेट देखता हूं 135, 135 इसका इंटरसेक्शन 3 होगा जो इसके बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। और अब मैं तीसरा सेट देखता हूं 1236, तो 2 3 कॉमन है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। पहला और तीसरा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। कहता है अगर दो सेट्स का यूनियन करूं और उसका आंसर ए बी सी डी ई हो, और अगर दो सेट का इंटरसेक्शन करूं तो उसका आंसर बी डी ई हो, तो मुझे बताइए ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ का आंसर क्या होगा। और इसकी डेफिनेशन होती है कि दो सेट्स का यूनियन, यानी ई यूनियन एफ में से माइनस कर दो
ई उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन। तो इसमें से बी डी ई निकाल दें, बी डी ई निकाल दें, आंसर आपके पास आएगा ए सी, और ए सी आपके पास बी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। कह रहा है इसमें से कौन सा फॉल्स है। भाई अगर एक सेट का यूनियन करो उसी सेट से तो ई बिल्कुल आएगा। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन करोगे जाहिर बात दोनों में कॉमन खुद वो होगा। किसी भी सेट का यूनियन करोगे नल सेट से तो वही सेट वापस आएगा, ये भी सही है। और अगर इंटरसेक्शन करोगे तो नल सेट आएगा, यानी इंटरसेक्शन किसी भी सेट का नल सेट से करोगे तो नल सेट आना चाहिए। तो ये गलत बात है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स ट्रू, एवरी रिलेशन इज फंक्शन, नो। हाँ एवरी फंक्शन इज रिलेशन होता है, पर एवरी रिलेशन इज फंक्शन नहीं होता। एवरी फंक्शन इज वन टू वन करस्पॉन्डिंग। वन टू वन करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि आपके पास ए बी सी फॉर एग्जाम्पल डी ई, ये कहलाता है वन टू वन करस्पॉन्डिंग। पर नोटिस करें अगर फंक्शन में देखो तो सी डोमेन बच गई है, इसका मतलब वन टू वन करस्पॉन्डिंग जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो। वन टू वन करस्पॉन्डिंग इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब वन टू वन करस्पॉन्डिंग बाइजेक्टिव फंक्शन, चलें फोर्थ देखते हैं, एक साथ डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं। एन ऑन टू and one function is surjective function by an onto and a one function by सिर्फ onto function, सिर्फ onto function surjective होता है। अगर onto और one तो bijective होता है, ये गलत है। every function is one corresponding, every function is one corresponding, ये पॉसिबल शायद हो सकता है। अगर मैं थर्ड में देखूं, वन टू वन करस्पॉन्डिंग इज बाइजेक्टिव फंक्शन, वन टू वन करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास हो रही हो, हाँ सी, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं सी वाले को, कि अगर कोई वन टू वन करस्पॉन्डिंग है तो वन टू वन करस्पॉन्डिंग के लिए शर्त क्या होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी है और डी ई एफ है, तो अगर ये वन टू वन करस्पॉन्डिंग है और वन टू वन करस्पॉन्डिंग में ये होना चाहिए कि आपके पास लिंक होना चाहिए, अगर तीन सेट है तीन सेट के साथ लिंक होना चाहिए। तो ये वन टू वन करस्पॉन्डिंग बिल्कुल बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि देखें एक तो ये वन वन भी है और ये पूरा ऑन टू पूरा कोडोमेन यूज भी करेगा। तो इस हिसाब से सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। सिंपल सी थ्योरी है आपके पास। भाई लॉगरिथम में शर्त क्या होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और सेकंड शर्त क्या होती है, ए इट्स नॉट इक्वल टू वन। ये तीन चीजें लॉगरिथम में आपके पास होना चाहिए, ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं होती। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है, थ्री आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, यानी ये कह रहा है वन प्लस ए के ऊपर अगर पावर में वन दूंगा तो ये ए स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो वन प्लस ए पे पावर ए स्क्वायर, ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास है, कहता है फॉर द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू एक्स माइनस वन, और एक्स की जगह आपके पास वैल्यू क्या दे रहा है, वो वन अपॉन रेडिकल टू, जो ये कैंसिल हो रहा है, वन माइनस वन आंसर जीरो, जीरो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। कहता है m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन होल स्क्वायर अगर 16 के बराबर है, तो हमें कहता है ये m n की वैल्यू क्या होगी। वैसे भाई m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन होल स्क्वायर बराबर होगा 4m n के। तो इसका मतलब 4m n बेसिकली 16 के बराबर है और m n किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चले नेक्स्ट। कहता है ए बी अगर आपके पास वन अपॉन टू के बराबर है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू बताएं, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी होल स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, टू ए बी की जगह वन अपॉन टू, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस वन
प्लस बी स्क्वायर, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट, 1 - 2a प्लस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीन टर्म्स को देखें भाई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और फॉर्मूले में माइनस है इसलिए माइनस दे रहा हूं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू दिस वन, माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूले बंद हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीन टर्म्स फार्मूले बंद हो गई। 1 - a होल स्क्वायर माइनस इसका माइनस बी होल स्क्वायर, तो भाई इसको एक दफा मैं प्लस में लिखूंगा और एक दफा में लिखूंगा माइनस में। तो 1 - a - b ये रहा, और 1 - a + b, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अगेन ये फैक्टर वाला क्वेश्चन आपके पास आया है। कहता है भाई इसमें से कौन सा ये फैक्टर है, एक्स हो नहीं सकता क्योंकि x = 0 अगर पुट करूंगा तो ये 1 बच जाएगा। फैक्टर के लिए होना जरूरी होना, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आना जरूरी है। चलें जी इसका मतलब x - 1 पुट कर लेता हूं 0 के बराबर। x = 1, 1 का क्यूब 1, -2 1 का स्क्वायर 1, +1 1, माइनस के 1, ये आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब सेकंड इसका फैक्टर बिल्कुल है। चलें जी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब इसमें से कोई एक वैल्यू है जो उसको 0 बनाएगी। 3 फॉर एग्जांपल -1 लेते हैं, तो ये -3 + 1/3 कभी भी खत्म नहीं होगा, 0 नहीं बनेगा, तो -1/9 चेक करते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो ये -1/3 बचा, प्लस के 1/3, ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है y वेरीट कर रहा है डायरेक्टली x - 3 से, और वेरिएशन खत्म करेंगे तो फिर आपके पास एक कांस्टेंट आता है, और कहता है अगर y 18 दू x 7 ताकि कांस्टेंट फाइंड कर सकूं। y 18, x आपके पास 7, 7 - 3 4 हो जाएगा, 4 का रेडिकल 2 हो जाता है, और ये हो जाएगा 9। तो k की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। देन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली मतलब k की वैल्यू पुट कर रहा है, k की वैल्यू 9 आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, द मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं, स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। द मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। नहीं, एक मिनट, अच्छा, द मीन प्रोपोर्शन अगर हमारे पास 3 नंबर होते हैं तो मीन प्रोपोर्शन एक्चुअली बी होता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो b से b मल्टीप्लाई होगा, b² = ac, और a और c आपके पास एक्सट्रीम्स होते हैं। तो अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मुझे लगाना पड़ेगा प्लस माइनस, सॉरी, तो भाई द मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम बराबर हो, इसकी एक रो एक कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी एक रो दो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, इसकी एक रो है, दो रोज हैं और दो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला और तीसरा बिंगो, डी आपका करेक्ट आंसर। चलें जी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। कहता है इफ द डिटर्मिनेंट यानी इसका डिटर्मिनेंट -1 1, -7 5, इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 2 आया है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स का डिटर्मिनेंट, चलें एडिटिव इनवर्स का निकाल लेते हैं और आपको एक मजे की प्रॉपर्टी समझ आएगी, वो भी देखिएगा, फिर मैं उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले सॉल्व कर लूं। एडिटिव इनवर्स मतलब अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का। और अगर डिटरमिनेंट निकालूं 1 को -5 से तो -5 माइनस फार्मूले का,
-1 को 7 से तो -7, -5 + 7 आंसर 2, यानी एडिटिव इनवर्स का भी सेम ही डिटर्मिनेट निकलता है। चलें जी, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे इसने कहा इफ ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन के की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, तो भाई अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो भाई 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आना चाहिए। 0 माइनस के इज इक्वल टू 0, और के इज इक्वल टू 0 माइनस वहां डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो ये के इज इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। सॉरी दोस्तों, ये नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है, मैंने सिंगुलर की कंडीशन से चला दिया, पर ये नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है। तो अगर नॉन सिंगुलर की बात होगी आपके पास, तो इसका मतलब सारा सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा दोस्तों, पर लिखूंगा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपली सिर्फ ये आपके पास जीरो जहां इक्वल टू जहां लिखा था वहां मैं नॉट इक्वल टू 0 लिखूंगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। इस हिसाब से ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, 9 वाले बच्चे बिल्कुल ये एमसीक्यूज वीडियो आगे बढ़ा दीजिएगा। जितने भी स्टैटिक्स के एमसीक्यूज आते हैं आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल आप आए, आपकी बारी है कि आप ये एमसीक्यूज देख सकते हैं। इन द गिविंग पाई चार्ट all the sectors are equally cut equally, then the angle of each sector, भाई पूरे अगर इक्वली है तो पूरा 360 होता है, 360 के 3 हिस्से किए हैं, तो 1 टाइम्स 2 0, तो इसका मतलब ये है कि हर एंगल 120 डिग्री का हो। ओके जी, तो आगे मूव करता हूं। कहता है अगर y आपके पास इस भाई साहब के बराबर है और x मीन की वैल्यू 2 है, तो y मीन की वैल्यू बताएं। वेरी सिंपल, अगर y पे मीन करूंगा, a नंबर है, नंबर का कुछ नहीं होता, x वेरिएबल है तो उस पर मीन आएगा, और b भी नंबर है, b का कुछ नहीं होगा, तो y मीन बराबर हो जाएगा a/2। x मीन की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 2 प्लस b, 2 से 2 कैंसिल, और y मीन बराबर हो जाएगा a प्लस b के, यानी b आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों, इन ऑर्डर टू फाइंड द मोड ऑफ अ डेटा वी नीड टू आइडेंटिफाई मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, 9th वाले वापस आ जाइए, क्योंकि आपके पास ज्योमेट्री आ गई है। चले भाई, कहता है ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रेंट है, तो कहता है टी की वैल्यू बताएं, तो ये एंगल ए दोस्तों एंगल डी के बराबर होगा, तो इसका मतलब 30 डिग्री बराबर होगा 45 माइनस 3t। तो 3t को इधर ले आता हूं, 30 को वहां ले जाऊंगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास 15 के, कैंसिल आउट कर लें तो टी का आंसर 5 आ जाएगा, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। कहता है इन अ करस्पॉन्डिंग, अब ये करस्पॉन्डिंग है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई है तो एम की वैल्यू फाइंड करना है। एम एक एंगल है जो वाई है, इसका मतलब एंगल वाई बराबर होगा एंगल बी के। एंगल बी गिविंग नहीं दिया हो तो इसका मतलब पहले निकालना पड़ेगा। अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल गिविंग हो तो 180 से माइनस करके आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो 180 से माइनस किया 55 माइनस 25, आंसर बच रहा है 100, तो ये आपके पास 100 होगा, तो m की वैल्यू आपके पास 100 होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, वेरी सिंपल, इफ i इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी of a median of a triangle PQR, then which of the following must be true। अब जो कंडीशन है, ये जो स्मॉल होता है I से J, अगर ये A होता है तो आपके पास I से R ये 2A होता है, और टोटल कितना होता है, ये 3A होता है। ठीक है, 3A। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर ये IG है तो ये इस पूरे का 1/3 होता है, 1/3 ऑफ GR। अब GR का 1/3 क्यों होगा, क्योंकि ये टोटल 3 होता है, तो ये उसका एक हिस्सा होता है और ये 2 हिस्से होते हैं, तो IG 1/3 होगा GR का। देख लेते हैं, IG
आई जी 3 टाइम्स नहीं, आई जी, आई जी, आई जी 3 टाइम्स ऑफ, ओके, ये जो आई जी होता है ये 3 टाइम्स ऑफ आई आर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आई जी आई आर बराबर बिल्कुल नहीं होते। आई जी हाफ होता है आई आर, ऐसे हो सकता है क्योंकि ये ए होता है और ये होता है आपके पास 2A। ये स्टेटमेंट भी हो सकता है पर ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज में नहीं दिया हुआ। तो ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर ये एक होता है तो ये इसका डबल होता है, तो अगर ये डबल होगा तो जाहिर बात है इसके उसका हाफ होगा। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, द डायग्राम टी एस राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर होगा बच्चों, तो इसका मतलब होगा ये दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। और अगर मैं ये लेंथ लूं, ये सब लेंथ आपस में बराबर होंगी। ये लेंथ इसके बराबर होगा, ये लेंथ इसके बराबर होगा। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कह रहा है। टी यू बराबर होना चाहिए टीवी के। टीवी बिल्कुल पहला ही सही है, तो भाई पहला ही सही, तो ठीक है उसको पहले में रख लेते हैं। ओके, इसने विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ट्रू, सही बात, ट्रू की बात है। अगर फॉल्स होता तो फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। ओके दोस्तों, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हों तो ध्यान में रखें कि ये दो ट्राइंगल्स, बड़ी वाली और ये छोटी वाली, कॉन्ग्रेंट्स होती हैं। तो इसने अभी हमसे कौन सी वैल्यू फाइंड करने की बात की है? एक्स की वैल्यू फाइंड करने की बात की है। चले पहले ये देख लीजिए दोस्तों, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हो तो ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल डी एच जी के। और अगर ये सिमिलर होगा तो इसका मतलब डी ई अपॉन डी एच बराबर होगा ई एफ अपॉन एच जी, बराबर होगा ई एफ अपॉन, सॉरी, बराबर होगा डी एफ अपॉन डी एच के। तो आपको क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू जो कि इसमें है एच जी, एच जी तो मुझे ई एफ अपॉन एच जी तो लेनी होगी। अब वैल्यू मुझे किसकी गिविंग है? ई डीई, तो डीई इसके साथ मैं ये ले लेता हूं। कोई भी दो आपको ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ई एफ, ई से लेकर एफ तक 1 है, और ये आपके पास एक्स प्लस 2 है। डी से ई 1 है, और डी से एच 1 और 2 3 हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 2। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1। और आखिरी एमसीक्यूज दोस्तों, कहता है इफ ई जी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एफ ई एच, ई जी एंगल बाइसेक्टर है एफ ई जी, इस पूरे के, एफ ई जी ये पूरे के, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है। तो हमेशा क्या होता है, अगर मैं ये ले रहा हूं, मुझे क्या, ए, अगर मैं यहां से ले रहा हूं एक्स, एक्स और डिवाइड में ये वाई ले रहा हूं, तो ये बराबर होगा 3:5, यानी इसके और इसके। तो x अपॉन 5, 3/5, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। और इस तरह से ये वाला भी हमारे पास पेपर कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।